हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं हूं त्विषा और ये है मेरी पॉडकास्ट द प्लम टॉक्स का पहला एपिसोड। इस पॉडकास्ट सीरीज के द्वारा हम उन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये उनकी लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत मैटर करता है। जो भी लोग आज हमारे साथ यहाँ लाइव जुड़े हैं उनको शुक्रिया। आज के जो हमारे गेस्ट है ही इज डॉक्टर मेहुल। Dr. Mehul is practicing as a spiritual energy healer since past more than 20 years. He is helping people to heal and teaches spiritual healing at national and international level. He is also associated with various organizations like the Share and Care Foundation, World Pranic Healing, Reiki Race, and the Reiki Council of India. Interestingly, he is also advocating a plant food whole-based diet. And now I'm very curious to know, why is that diet chosen by him? Does our diet have any relation with our spirituality or our energetic field? Let's find that out. So, hello, Dr. Mehul. How are you? I'm doing great, Trisha. How are you? I'm also good. Thank you for joining and making this podcast a really valuable one. So, what I'm should I so great. call you? Any name you can call me, Trisha. So, like, shall I refer to you as Dr. Mehul, Mehul Sir, Mehul Ji? Whatever works for you. I'm fine with any Okay, name. okay, I'll call you with Dr. Mehul. एंड जो ये पॉडकास्ट है, ये एक बहुत इनमें जो भी सवाल होंगे, ये सारे सवाल मैंने एक डीप रिसर्च के साथ इकट्ठा किया है। काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोगों को भी रहते हैं, आम सवाल जो स्पिरिचुअल हीलिंग से जुड़े हैं, जिनके जवाब लोगों को नहीं मिले हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर लाइव ऑडियंस भी जुड़ी है, तो लकीली उनका इनपुट भी हमें मिलता रहेगा पूरी पॉडकास्ट के दौरान। कभी उन्हें कोई एक क्वेश्चन आ जाता है टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उसे भी हमारे डिस्कशन में इंक्लूड कर पाएंगे। तो जस्ट टू बिगिन एंड हमारे ऑडियंस को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, अगर हम जानना चाहें कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होता है और स्पिरिचुअल एनर्जी साइंस, स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग क्या होता है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। जरूर, Trisha। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्पिरिचुअल एनर्जी साइंस क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी साइंस ये है जो पूरा यूनिवर्स को ड्राइव करता है, गवर्न करता है। ये इनविजिबल इंटेलिजेंट एनर्जी है जिसको हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनविजिबल इंटेलिजेंट एनर्जी। ओके। हर कोई उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा लेता ही है, उसको एक्सपीरियंस भी करता है। और सम और अदर वे वी हैवंट फ्रेम इट इनटू द appropriate framework. That's why we are not recognizing it as a right context. So that is a spiritual energy science. It सो हाउ इज इट रिलेटेड टू हीलिंग? जैसे कि एक इनविजिबल इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो कैसे हीलिंग की तरफ डायरेक्ट डायरेक्ट होती है, और वो इंटेलिजेंट एनर्जी बॉडी को ऐसा क्या प्रोवाइड करती है जिससे हीलिंग हो सके? very good question. तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे हमने बात की, ये पूरे यूनिवर्स को चलाती है, गवर्न करती है। एंड हम ह्यूमन बीइंग है, वो यूनिवर्स के ही भाग है। ठीक है। तो हमारा माइंड एंड बॉडी जो चलता है वो भी यही एनर्जी से चलता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये एनर्जी से चलता है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टर्बेंस ऑफ द फ्लो ऑफ दिस एनर्जी विद इन अवर बॉडी creates the problem. When ओके। it creates a problem, the enhancing those energy within our body will resolve the problem. Right? ऑलराइट। So that is दैट a मीन्स, healing. प्लीज कंटिन्यू। Yeah. So that is a spiritual energy healing aspects. It helps us to heal. It helps us to flourish. It helps us to grow. ऑलराइट। सो मतलब जब ये यूनिवर्सल एनर्जी हमारी लाइफ में इम्बैलेंस हो जाती है, तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और उसी प्रॉब्लम को हील करने के लिए हम वापस से उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। Correct. तो जैसे कि एक सो एग्जांपल ले तो
एक एग्जांपल से बात करते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। जी। वी ऑल आर डूइंग द ब्रीथिंग, ठीक है। तो सांस अंदर आती है, बाहर निकलती है, आती है, बाहर निकलती है, ये प्रोसेस अपने आप चलता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो सांस के साथ जो हम एयर एलिमेंट लेते हैं, दैट इज अ एनर्जी। एयर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द energy by which we are surviving, by which we are living our life with the help of our breath. So वो एक एनर्जी है, एनर्जी का एक एलिमेंट है। तो जैसे हमने बात की, यू कैन एक्सपीरियंस ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन का ब्रीथ रुक जाता है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेड पर्सन। तो ये ब्रीदिंग जो है एयर एलिमेंट है, जो एयर एनर्जी है, वो हमें हमारे शरीर को चलाती है। तो ये हमारे शरीर को चलाती है, तो वो हमें हील भी करती है बाय ऑल एस्पेक्ट्स, बाय ऑल मीन। तो जैसे कि योगा में या एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हम प्राणायाम फॉलो करते हैं, मतलब एयर जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, मतलब वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस ब्रीदिंग, जैसे कि सुना है कि हमारी ब्रीदिंग जितनी लंबी होती है, गहरी होती है, उतना हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट एक एयर भी है। एब्सोल्युटली। सो देयर आर 5 elements of the nature, that is air, light, that is sun, earth, vacuum and water। तो पांचों पांच जो एलिमेंट्स है वो एनर्जी को एमिट करते हैं। नेचर ने 5 एलिमेंट बनाए हुए इसलिए है कि वो एनर्जी को एमिट करते हैं। And we human, not only we, and all object of the universe are grabbing this energy some or other way. We human have a great system called as chakra, by which we are grabbing those energy within our body. So that's a mechanism of the universal energy। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब हमारे आसपास ही सारे एलिमेंट्स एनर्जी के, लेकिन शायद हम इतने डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं कि हम वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे। एंड Absolutely. If you study in a very great detail, you will realize that we are living in the ocean of energy. Surrounding to us, there is energy. If energy does not exist, we may not live. So we are living in the ocean of energy। तो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। यूजुअली मुझे ऐसा लगता है जब कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है या अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ता है, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जो उन्हें मोटिवेट करता है। जैसे कि किसी का लोएस्ट पॉइंट आया, शायद डिप्रेशन आया या एंजाइटी आई या कोई हेल्थ इशू आया, फिजिकल एलिमेंट हुआ, जिसके कारण लोग अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ इवेंट हुआ था जिसके कारण आपका जो रुझाव है वो स्पिरिचुअलिटी, योगा या हीलिंग की तरफ बढ़ा? Okay, तो लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, और प्लस माइनस तो हर एक की लाइफ में होते हैं। challenges are there, instead of calling it the good and bad, we can call challenges। so हर एक की लाइफ में challenges आते हैं। so yes, when I was inclined towards the yoga and did the masters in yoga, I was realized that there is something beyond to this, how you can heal to so many people, and many people are getting healed with the help of yoga only by doing the pranayam and asana and meditation। So I was very curious to know the underlying mechanism behind these things. When I was doing some research, I come across through the energy part, that ultimately there is a energy exists surrounding to us. With the help of yoga also, we are fetching those energies within our body, and our body gets healed। So I was come across through this spiritual energy aspects, and since more than 20 years, I'm following and I'm helping people to heal with the help of this spiritual energy। That is really great. I personally have practiced yoga and meditation for some time, and it personally has helped me a lot in my life. I got out of the physical ailments that I was facing. So for you, like when you started going into the spirituality and practice of yoga,
आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि ये शुरू करने के बाद कुछ ऐसा लोएस्ट पॉइंट आया जिसमें आपने रियलाइज किया कि अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होता तो शायद मैं ये सिचुएशन को इतने कामली या इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल नहीं कर पाता? सो डिड स्पिरिचुअलिटी और योगा हेल्प यू इन अ वे टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस इन अ बेटर वे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दीक्षा जी। हर पर्सन को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट्स नॉट अ चॉइस, इट इज अ कंपल्सरी टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इट कीप्स अवर माइंड एंड बॉडी इनटू बैलेंस। जब माइंड एंड बॉडी बैलेंस होता है, वॉट एवर वर्क यू डू, that has a great impact into it. This is the fundamental underlying concept behind the spiritual practice. So everyone need to be a spiritual inclined. Again, it's not a matter of choice, it's a compulsory. Everyone need to be do, because we call ourselves as a human. Human are the highest create creation of the nature. So every Right. human need to follow the spiritual practice, which helps them to grow. Okay, so our growth is enhanced through spirituality and conscious movement. Can we also say yoga is conscious movement? Instead of calling it as a conscious movement, we can say it is a systematic and rhythmic movement. Okay. Fine. That's the appropriate word. It's a systematic and rhythmic movement. Yoga is nothing but a systematic and rhythmic movement by which we are aligning the energy, inner energy of our body, and we remain happy and healthy. So with this, like currently we see a lot of people going through a lot of challenges, be it physical, be it emotional challenges. तो अभी के समय में ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है? जैसे पर्सनली मुझे भी एक समय तक नहीं पता था कि ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है जिससे हम खुद को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हील भी कर सकते हैं। तो आज के समय में ये अवेयरनेस कम क्यों है? और जिन लोगों के पास इसकी जागरूकता है, ऐसा कुछ होता है, वो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, इस पे बिलीव और ट्रस्ट क्यों नहीं रख पाते? सो प्रीसा जी, पहले तो आपने बताया कि लोग इस पे बिलीव और ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, अवेयरनेस क्यों कम है। जिसे हमने पहले बात की, इट इज अ इनविजिबल इंटेलिजेंट एनर्जी, जो देख नहीं सकते पर ऐसा जरूर कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी रियलाइज्ड। आजकल करंट सिनारियो में, करंट लाइफस्टाइल में, पीपल बिलीव ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी सीन। राइट। फाइन। So that is the reason why people are not inclined towards it. Okay, that's the ओके। first cause why people are not much into it. So that is their ओके। awareness. We can say they are not aware about it. And what was your ओके। second question in connection with this? लाइक व्हाई डोंट पीपल बिलीव इन इट? Yeah. So as they are not aware, they are not practicing, they have not realized the fruits of it, they won't believe it. The things which can be seen, that can be believed. This is an invisible energy which cannot be seen, yet it is there. So it's a little bit challenge for the people to believe into it. But the moment they start practicing it, the moment they start earning the fruits of it, they literally keep this thing as a part of their life. That's also very sure. So that means that first you have to trust that there is certain kind of energy, and once you start trusting and working towards it, तब वो energy आपकी life में manifest होती है and आप feel कर पाते Absolutely. Absolutely. हैं। Okay. सो अगर कोई ये स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करता है, मेडिटेशन स्टार्ट करता है, या बाय चांस वो किसी हीलर से हीलिंग रिसीव करता है, तो ये कैसा फील करता है? लाइक कोई बॉडी के सेंसेशंस होते हैं या कुछ थॉट्स डिफरेंट होते हैं या बिहेवियर चेंजेस होता है? हाउ डज इट हैपन? Okay.
सो पहले थोड़ा हीलिंग वर्ड को समझते हैं कि हीलिंग वर्ड है क्या। हीलिंग मतलब मेकिंग अ होल। When you make the things complete or whole, it is called as healing. So this spiritual energy help us to heal. Okay, if it is only related to the physical problem or a psychological problem, it may call it as a treatment. But here in the case of spiritual healing, we call it as a healing aspects. Now, as we spoke before, when we offer the healing or any healer offer the healing to the recipient, the energy is being transferred from the universe to that particular person. When the energy is being transferred, he or she can experience the sense of this energy within their body in terms of little bit warmness, little bit cold, little bit tingling, in way of relaxation. So these are the few symptoms which may feel by the person who is receiving the energy during the healing session. And healing is a very broad word. So ultimately, it is a balancing the body and mind. Okay, the things gets imbalance. We call it as a disease. When we bring it into the normal state, which medical science called as homeostate. So when we bring into the balanced state, automatically all this diseases get resolved. It gets away from the body. That's the concept. So it's a balancing. Energy is nothing but the healing is nothing but the balancing. In a very simple word, you can say like this. This is quite new to know that बस आपको अपना शरीर ठीक करने के लिए एनर्जी के बैलेंस में आना है. This is so simple, yet I think the journey towards it is a little bit more of trusting, believing, and trying. So Absolutely. I hope जो भी ऑडियंस में लाइव देख रही है, they are really enjoying it. And एक क्वेश्चन में ऑडियंस से बहुत रिपीटेटिवली आ रहा था कि क्या हीलिंग रिसीव करना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना क्या हमारे लॉ ऑफ कर्मा में इफेक्ट डालता है अगर कोई एनर्जी रिसीव करता है किसी डिजीज में या किसी सिचुएशन में. तो क्या वो जो उस चीज से लेसन सीखने वाला रहता है बिकॉज ऑफ हीलिंग, क्या वो लेसन नहीं सीख पाता है या वो कर्मा और एक्सटेंड हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है त्रिशा जी. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं. आई एम जस्ट reiterating the questions again and then trying to respond back. What we are trying to understand is by offering the healing, is healer is impacting to the law of karma, or is there any conflict with the law of karma as a part of healing? So that's what you are trying to understand. It's correct? Right. Okay. Very simple fundamental. Whatever disease or whatever the pattern that person build up and they come across through any of the problem in way of disease, that might or might not be related with their past karma, or there are separate category called as karmic disease. So many disease comes with a karmic. Just for the example, we have seen many people, those who are not smoking and drinking, then also they have a cancer. Okay, they have a liver problem or they have a kidney problem. So without drinking or without smoking, when any person come across through the kidney problem or liver problem, we can say that this is the karmic disease. Now, the response to your question, by offering the healing to that particular person, are we hindering or are we creating any disturbance in the law of karma? The answer is no. The person affecting by this disease is because of their karma. Whatever karma that he or she did in the past, he already has those diseases with him or her. However, as a healer, when we try to heal them, when we try to
make them into balance, it is their duty. It is their rights to get healed with the help of energy. So प्रॉब्लम आना वो कर्म से रिलेटेड है, और उससे बाहर निकलना और हीलिंग का हेल्प लेना वो एब्सोल्युटली ओके है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जस्ट लाइक जैसे हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम नहीं सोचते कि हम हमारे कर्म से आया हुआ है तो घर पे ही बैठे रहे और वैसे ही बैठे रहे जब तक बुखार होगी जाना होगा जाता रहेगा। वी डोंट नेवर थिंक लाइक दिस। सो एवरी पर्सन गो टू द डॉक्टर व्हेन दे फील द fever. So same way, when the person is suffering from any of the diseases, if the healer is healing them, it is not at all conflicting with the law of karma. I hope I am able to answer your question. Yes. And I think it is quite a great news for everybody listening and everybody who will listen to us when this podcast is out. Like personally, I also thought कि कभी कहीं ना कहीं interact करता होगा हमारे कर्मा से, but अगर नहीं करता है तो I think it makes people's life a lot easier. अब वो ज्यादा ready होंगे इस journey पे आगे बढ़ने। That's really helpful. तो डॉक्टर मेहुल, एक और सवाल था मेरे मन में कि अगर हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस हैं आज के टाइम पे जो बहुत बढ़ रही है, जैसे कैंसर, डायबिटीज या कोई और बहुत बड़ी डिजीजेस है जिनको यूजुअली हील करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, एंड अगर वो हीलिंग का सहारा लेते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग का, तो क्या आपने कोई ऐसा केस नोटिस किया है जहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क नहीं करी हो? सो ट्विसा जी, ये जो हीलिंग एनर्जी है वो हर केस में हर पर्सन को हर जगह पे हेल्प करते हैं, क्योंकि इट्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। ओके, so in all the diseases spiritual energy can help us. Now in response to your question, is there any problem, any specific disease where energy may or may not give you a complete result? So with the experience we can say those are the very deep rooted karmic problem, like a cancer, like a kidney disease. Okay, so in those case energy can help us to balance, but in that case the complete cure may or may not be expected in those contexts. So very few and very little genetic related disease may take a long time or may not get the expected result out of it. But apart from this, in most of the problem, energy always help us to heal, and we have seen the many cases where they are getting completely healed and they are living their peaceful life. So that means there is a good percentage कि spiritual healing works on the very big diseases as well. Great. So, क्योंकि does मेरे it? पास जो कैंसर के केस जो आते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कीमो लेके आए हुए हैं। अब कीमो लेके आए हुए तो फिजिकल जो ऑर्गन्स है उस पर ऑलरेडी इम्पेक्ट हो गया है। ऑफ कोर्स हम रीजनरेशन भी कर सकते हैं हीलिंग से, बट इट टेक्स सम टाइम, और वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का पेशेंस कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्लीट रिजल्ट बाकी के सारे डिसीजेस में हमें मिल रहा है, एक्सेप्ट दिस ओके। फ्यू। ओके, मतलब जो बड़ी डिजीजेस रहती है वहां पर हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है, थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, करेक्ट, एंड मे बी नॉट विद 100% एक्यूरेसी, बट इट डज वर्क। एब्सोल्युटली। वो बैलेंस तो कर ही देता है कि तो कैंसर के केस में आज भी मैं कैंसर के पेशेंट को हीलिंग दे रहा हूँ, वो भी चालू है आज के दिन में भी। वो करता क्या है कि जो कीमो का और जो रेडिएशन का जो साइड इफेक्ट है ना, वो साइड इफेक्ट को मिटिगेट करता है। ओके। और जो कैंसर के केस में जो दवाई देते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स आता है, तो उसको मिटिगेट करते हैं। तो पर्सन को बैलेंस रखने में हम हीलिंग हेल्प करते हैं। आजकल बहुत सारे यूएस की हॉस्पिटल्स है जहाँ पे डॉक्टर सामने से बोलते हैं कि अलोंग विद द कीमो, अलोंग विद द रेडिएशन, आप रेकी हीलिंग भी लो, ताकि आप अपने आप में बैलेंस कर पाओ, आप में वो स्टेमिना आ जाए, आपके वाइटल सारे
इन बैलेंस रहे ताकि हमें आपको ट्रीटमेंट देने में आसानी हो। दैट्स अ फैक्टर। वेरी सरप्राइजिंग एंड इट्स आल्सो गुड कि कहीं पर ये चीज रिकॉग्नाइज होके आगे। सवाल आता है मेरे मन में, कई बार कोई ऐसा पेशेंट है जो इतना बीमार है कि वो अनकॉन्शियस है, या वो उस स्थिति में नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हीलिंग को समझ पाए और खुद से उसके लिए आगे रीच आउट कर सके, तो क्या इस स्थिति में कोई और उनके लिए हीलिंग ले सकता है, करा सकता है? आप ऐसा पूछना चाहते हो त्रिशा जी कि जब कोई आईसीयू में है कि अनकॉन्शियस है, तब तो वो जाके हमें आके नहीं बोलेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर द हीलिंग। तो इन दैट केस क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो काफी सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हीलिंग करवाते हैं। कोई हॉस्पिटल में है तो उनके रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स उनके लिए हीलिंग करवाते हैं। तो इस केस में भी हम हीलिंग कर सकते हैं। नॉर्मल हीलिंग करने के लिए हम पर्सन की कंसेंट लेते हैं और पर्सन को रिसेप्टिव मोड में लाते हैं। पर जब पर्सन कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि वो ये स्टेटमेंट नहीं आ सकता, फिर भी हम उनको हीलिंग दे सकते हैं। एनर्जी वर्क्स फॉर देम ऑल्सो। तो किसी क्लोज फैमिली मेंबर की एक परमिशन लगती है अनकॉन्शियस व्यक्ति की हीलिंग के लिए? नॉर्मली यस, जब भी हम पर्सन को टच करते हैं एज पर द प्रोटोकॉल, वी टेक द कंसेंट फ्रॉम देम दैट कैन आई टच यू। तो जब हम इन पर्सन हीलिंग देते हैं, तो जब डिस्टेंस हीलिंग देते हैं देन ऑल्सो वी टेक अ परमिशन, बिकॉज विद अ परमिशन नॉर्मली ये प्रोटोकॉल ऐसा है हीलिंग का कि जब रिक्वेस्ट आती है तब आप हील कीजिए। ठीक है। तो रिक्वेस्ट किसी और से आती है तो वी जस्ट टेक अ वर्बल परमिशन फ्रॉम देयर नियर एंड डियर एंड वी डू ऑफर द हीलिंग टू देम। एंड जैसे आपने भी मेंशन किया, एक नॉर्मल हीलिंग होती है, एक डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? एंड आई हैव नॉट हर्ड व्हाट इज डिस्टेंस हीलिंग। तो क्या ये हीलिंग दूर किसी को भी दी जा सकती है, एंड वो कितनी इफेक्टिव होती है? ओके। तो हीलिंग में दो प्रकार के हैं, इन पर्सन हीलिंग एंड डिस्टेंस हीलिंग। इन पर्सन हीलिंग मतलब पर्सन जो हीलिंग ले रहा है वो आपके सामने है एंड यू आर गोइंग टू टच हिम और हर विद द हेल्प ऑफ योर हैंड एंड ऑफर द हीलिंग। दूसरा मोड है, दूसरा तरीका है, यू आर ऑफरिंग द डिस्टेंस हीलिंग टू देम। डिस्टेंस हीलिंग मतलब पर्सन कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, कोई भी टाइम जोन में है, ठीक है, पहचान वाला है कि नहीं है, आप उनका फोटोग्राफ मंगवाते हो, मीन्स हीलर्स फोटोग्राफ मंगवाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, पर्सन को विजुलाइज करते हैं और विजुलाइज करने के बाद उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सो एज वी डिस्कस इन बिगिनिंग, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। So healers has those potential, has those protocols and procedures by which healer is transferring the energy to that needy person, and that works for them. It is an equal impact whether the person is taking the in-person healing or a distance healing. It will be an equal impact. रियली इंटरेस्टिंग हाउ डिस्टेंस डज इट, लाइक क्या इंटरनेट की एज में इस चीज में हेल्प किया है डिस्टेंस हीलिंग, या फिर इज इट कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस एक हीलर इतना फार भी दूसरे रिसीवर को एनर्जी भेज सकता है? Lisa ji, I'm sorry, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। Can you repeat once? ओके श्योर। तो क्या ये इंटरनेट की हेल्प के थ्रू है कि एक हीलर एक हीलिंग को पहुंच सकता है, या फिर ये एक एनर्जेटिक तरीका है कि जैसे एक हीलर अपनी खुद की एनर्जी, अपनी खुद की पावर से एक हीलिंग की तरफ, रिसीवर की तरफ पहुंच सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इंटरनेट नहीं, ये इंट्रानेट है। तो इंटरनेट से हम बहुत सारी कुछ चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं जो वर्ल्ड में चल रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेट की बात नहीं है, यहाँ पे इंट्रानेट की बात है। इंटरनेट की बनता है। सो इनर एनर्जी mechanism that is called as, that we call it the intranet, just in response to your question.
So inner energy से every person have a receptors which we call it as a chakra. तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं, हीलर्स एनर्जी को रिक्वेस्ट करता है, वो अपने आप में लेते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड दे आर ऑफरिंग दोज हीलिंग टू द person who is looking for it. So through inner net we are Hmm. helping people to heal, or any healer can help to heal the other person. So it's not an internet, it's an intranet, or you can call it the inner net also, because Internet. it's contain the abundance of the energy. As Yes, internet contain the abundance of information, inner net contain the abundance of energy. that's really nice. So it also makes me think that if कोई व्यक्ति है जो बहुत दूर है एक हीलर से, एंड अगर हीलर बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम जोन्स, हीलर अपने टाइम और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फीलिंग सेंड करता है, एंड अगर दूसरे टाइम जोन में जो रिसीवर है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है या उसे पता ही नहीं है कि करंटली उसकी तरफ हीलिंग पहुंच रही है, तो क्या उसकी वो रिसीव कर पाता है एनर्जी या कुछ इशू रहता है उसमें? तो भले पर्सन कोई भी कंट्री में हो, कोई भी स्टेट में हो, जब हम हीलिंग ऑफर उनको करते हैं तो एक प्रीरिक्विजिट होती है कि वो स्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए. स्टेबल पोजीशन इन द सेंस ही और शी शुड नॉट वर्क इन कंप्यूटर और शुड नॉट ड्राइव द कार. तो एक स्टेबल पोजीशन में पर्सन होने चाहिए. जब भी पर्सन स्टेबल पोजीशन में हो, इवन दो ही और शी इज नॉट अवेयर दैट द एनर्जी इज बीइंग healing energy is being offered to him or her, then also they will receive the energy and their energy can help them to heal. Okay, that means to receive the healing energy, one should be in a stable position. Absolutely. In healing terminology, we call it the receptive position. Hmm. So, like, I have also tried to personally learn healing, and I mean, I did some meditation and I found that my mind was quite calm. So, does it यूजुअली हैपन जब कोई व्यक्ति भी एनर्जी रिसीव करता है, तो उनकी मेंटल जो स्टेट है उसमें फिजिकल स्टेट है, क्या ये ओवरऑल जो भी हमारी बॉडी के एस्पेक्ट्स है उन्हें कवर करता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति का एक स्पेसिफिक चैलेंज है कि मुझे लेट्स से मेरे स्टमक में इशू है या मेरे लेग में इशू है, तो एनर्जी हीलिंग सिर्फ वहां तक वर्क करता है या ओवरऑल सारे इश्यूज चैलेंजेस पे वर्क करता Again, very good question, Trisha जी. तो जैसे हमने बात की, द हीलिंग इटसेल्फ इज अ होलिस्टिक इन नेचर. वो हमें कंप्लीट बनाता है, पूर्ण बनाता है. ठीक है. तो जब भी कोई भी हीलर किसी को हीलिंग देते हैं, तो कॉमन एंड द फर्स्ट symptoms or the feeling that person gets is the calmness, relaxation. Okay. Calmness and relaxations are the first and basic foremost outcomes of the healing. Healer क्या करते हैं कि whomsoever have any specific problem, they communicate, share their concern with the healer that I'm looking for healing for so and so purpose or so and so problem. So healers will identify the respective chakra in our body. Just above our physical body we have energy body. So in our energy body we have a receptor of the energy which we call it as a chakra. So healer will identify the respective chakra and get those chakra healed. The moment energy body gets healed, the physical body also gets healed, because energy body and physical body are closely related with each other, closely intersect with each other. Right? Each organs, each system, each gland of our physical body are connected with the energy body, with chakra. So when healer heal the chakra, the physical body also in turn gets healed. है? Right. So the energy goes to our energetic body, to our chakras,
and through it has an effect on our physical body. Absolutely. So, Dr. Mabel, coming back to our introduction, where I mentioned that you follow a whole food plant-based lifestyle, and interestingly, I am also a plant-based person. So, is there a special or specific reason कि आप एक energy healer हैं, इसीलिए आपने ये lifestyle choose किया, or is it unrelated? Like how is it? सो कृषा जी, ऐसा हम सब जानते हैं कि एनर्जी हीलर को अपने खुद की एनर्जी को हमेशा बनाए रखना पड़ता है. इफ दे आर हैप्पी एंड हेल्दी, they can help other to happy and healthy. तो फूड एनर्जी को बैलेंस करने में या एनर्जी को इम्पैक्ट करने में बहुत 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 मेजर रोल प्ले करता है. इसीलिए हर एक हीलर्स को फूड के बारे में बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए. इनफैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग नीड टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाट दे आर ईटिंग, हाउ दे आर ईटिंग, but especially in context to the healer, they need to be extra conscious about it. And जो हम लाइव फूड खाते हैं, यू कैन increase the alkaline food, live food in your meal that helps you to balance your own energy level, and that helps you to grab the energy in a better way. The more and hard food that we eat, that is related with the fatty food, refined food, ultra refined food, fine, extra refined food, whatever it called as. Process. So those things will impact to the energy level of the body. Okay. So as a healer, it's a best practice, good practice to have an alkaline food, which is a live food in nature. And plant-based, all fruits and all vegetables are the best example of the alkaline food. That's nice. So, does it also have an impact on somebody who is just starting on their spiritual journey? Should they also start uh, basing themselves more on the living foods, or they should reduce the processed foods? Yes, if the person wants to be a healthy and happy, person should include the alkaline food in their meal at least out of 3 times: breakfast, lunch, and dinner. One meal, that is a morning breakfast, should be the fruit. If they can follow this practice, that helps them to keep their energy level into very normal state, because those alkaline food, fruits itself is a live food, you can call it as. ठीक है. हम ये Hmm. जो फ्रूट्स होते हैं वो लिविंग फ्रूट कहलाते हैं, लिविंग फूड कहलाते हैं, क्योंकि उसमें जीव है, उसमें प्राण है. ठीक है. बाकी के जो भी रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, वो उसमें इतनी जीवनी शक्ति नहीं होती है एज कंपेयर टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो इसलिए जितना That लोग is, लिविंग फूड खाएंगे वो उनको हेल्दी रखने में कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा. I think that's really helpful, and I should also start focusing more on this because मैं एक teenager हूँ. मेरे लिए हमेशा एक बहुत सिंपल सा रहता है कि एक चिप्स का पैकेट खोला और खा लिया, लेकिन अब थोड़ा और कॉन्शियस होना पड़ेगा. एंड एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है हमारी ऑडियंस से कि जैसे जब भी कोई एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है दवाइयाँ लेने, कुछ मेडिकेशंस लेने किसी डिजीज पे, तो हमें पता है कि वो दवाई लेने से वो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन पे वर्क करेगा और हील करेगा. पर जैसे कि एक हीलिंग एनर्जी है, उनका ये जानना है कि हीलिंग एनर्जी बॉडी में कैसे एंटर करती है. आई थिंक व्हेन यू आंसर कि थ्रू चक्रास, मे बी यू कैन एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर डीपली कि एनर्जी अपना वे कैसे ढूंढती है बॉडी में, एंड उसे कैसे पता चलता है कि ये स्पेसिफिक चीज हील करती है. वेरी गुड क्वेश्चन. सो जैसे हमने पहले बात की, ये इनविजिबल इंटेलिजेंट एनर्जी है.
ठीक है। एनर्जी को पता है कि क्या हील करना है, व्हाट टू हील, हाउ टू हील, व्हेन टू हील. So healer's responsibility is only and only to bring those energy to the needy person. When the energy is bring to that needy person, the energy will start flowing into the body of the person to whom healing is being offered. And एनर्जी को इंटेंशन के साथ करते हैं, जिसको बोलते हैं, हीलिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, चैनलाइजिंग द एनर्जी विद द इंटेंशन. So along with the energy, healers is requesting the universe to heal that particular person for so and so challenges. So it is a request to the universe to heal that particular person, and the request is being responded in way of results. So that's अरे the वाह! way by which it gets work. तो जस्ट लाइक अ प्रेयर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है, बहुत ही आम आदमी को समझना है कि ये हीलिंग क्या है. तो सिंपल वे से समझे तो ये एक स्पेशल टाइप का प्रेयर है या स्पेशल टाइप का ब्लेसिंग्स है जो हीलर हीलिस को देता है. हीलिस मीन्स द पर्सन हु इज रिसीविंग द हीलिंग, हीलर मीन्स द पर्सन हु इज ऑफरिंग द हीलिंग. तो एज यू मेंशन दैट हीलिंग एक तरीके से एक स्पेशल प्रेयर है, तो इसका ये भी मतलब होता है जब हम खुद के लिए कोई प्रेयर करते हैं या हम खुद के लिए कोई चीज कहते हैं, विश करते हैं, कई बार लोग बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं और वो खुद के लाइफ से रिलेटेड कई बार कुछ नेगेटिव कह देते हैं, तो क्या ये सिंपल से शब्द भी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, या जब हम कॉन्शियसली जब हम भगवान से या यूनिवर्स से बात करते हैं तभी वो हमारे वर्ड्स इम्पैक्ट करते हैं? अच्छा क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक एनर्जी का साइंस में उसका एक प्रिंसिपल है, एनर्जी फ्लोज वेर एवर देर इज अ प्योरिटी. जहाँ प्योरिटी होती है वहां एनर्जी फ्लो होती है. तो जैसे आपने बताया कि हर कोई प्रेयर करता है, हर कोई की प्रेयर आंसर करती है कि नहीं करती है, दैट्स योर क्वेश्चन. ठीक है. आप खुद के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, वो आंसर करते हैं कि नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम हियर इज ऑल्सो डूइंग अ हीलिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू. हीलर को अपने आप को एक स्पेशल स्टेट में ले जाना पड़ता है, उनका लाइफस्टाइल ही वही ऐसा होता है, दैट इज अ प्योर इन नेचर. यू आर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली प्योर. जब प्योरिटी होती है वहां पे हीलिंग हीलिंग एनर्जी बहुत ही सीमलेसली फ्लो होती है, एंड दैट इज बीइंग आंसर्ड. ठीक है. सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि थॉट्स, जो जितने प्योरिटी से आप थॉट्स करोगे, दैट गोइंग टू बी मैनिफेस्ट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ठीक है. तो सेम वे वही यही है, जितनी प्योरिटी से आप हीलिंग ऑफर करोगे, दैट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट, दैट गिव्स यू अ हीलिंग रिजल्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो प्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी लाइफस्टाइल है हीलर्स की, बट एज यू आस्क मी, द प्योरिटी इज द टॉप मोस्ट आउट ऑफ इट. Wherever there is a purity, the energy flows there. And what would be the first initial stages to be pure? Like, अगर कोई हीलर बनना चाह रहा है तो क्या प्योरिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? बी इट लाइक क्या वो क्लीन ईटिंग इन्वॉल्व करता है, या वो थॉट्स की क्लीनिंग है, या कोई और प्योरिटी जो खुद में होनी चाहिए, और उसे कैसे पाया जा सकता है? ईशा जी, हमारे डे टू डे लाइफ में प्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले हमारा खान पान आता है, व्हाट वी आर ईटिंग. जो हम खाते हैं वही, जब खाना बाहर होता है तो वो खाना होता है, पर जैसे ही हम हमारे मुंह के अंदर डालते हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ठीक है. इट्स नो लॉन्गर खाना, देन वो हमारा बॉडी का भाग बन जाता है. तो हम क्या खाते हैं, दैट्स डिटरमाइन द प्योरिटी. ठीक है. तो प्योर खाना है, जैसे हमने बात की, लिविंग फूड खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जो खा सकते हैं वो. तो वो आप खाओगे तो आप आपके शरीर को हमेशा प्योर रख पाओगे. तो दैट इज ऑन फिजिकल एस्पेक्ट्स. सेकंड, एक प्योरिटी मेंटल लेवल पे भी होती है. व्हाट कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग ऑन एवरीडे बेसिस, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल प्योरिटी. ठीक है. वट एवर द कंटेंट दैट वी कंज्यूम थ्रू इंटरनेट, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू द फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो कंटेंट हम चाहे या ना चाहे
हमारे मन को में इम्पैक्ट करता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोस कंटेक्ट हमारी इम्प्योरिटी बिल्डअप होती है। वो हमारे वश में नहीं है, वो हो जाता है। ठीक है। तो अनकॉन्शियस। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एंश्योर कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये माइंड एंड बॉडी के कंटेक्स्ट में हुआ। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है, पर कॉमन लोग, कॉमन आम आदमी ये दो के बारे में यदि थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए तो वो भी प्योर हो सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ द हीलिंग। Okay, that means conscious eating and conscious consumption of maybe content. वो अगर हम ध्यान रखें तो we can become pure. एब्सोल्युटली। तो we also have another question from one of our viewers. उनका जानना प्लीज। है कि कुछ इजी तरीके जिससे एनर्जी क्लेंस किया जा सके एट होम। हाँ, इजी तरीके है एनर्जी क्लींजिंग के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया क्लींजिंग, इसलिए मैं क्लींजिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। नॉर्मली हीलर्स टर्मिनोलॉजी में हम एनहेंसिंग बोलते हैं। Okay. ठीक है। सो व्हेन वी एनहेंस द फ्लो ऑफ द एनर्जी, the body automatically works into the homostate position in normal state position. So हीलिंग में एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है कि अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग एक ही होती है, विच सोर्स इज द एनर्जी। तो जब एनर्जी वो पर्सन के पास लाते हैं और एनर्जी फ्लो बढ़ता है, तो एनर्जी स्टार्ट वर्किंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड कीप देम इनटू द बैलेंसिंग स्टेट। When the person brings them into the balancing state, all the things gets move out of their mind and body. That's a core concept, underlying mechanism of the healing. हम्म। तो लाइक एज मेरा भी इससे रिलेटेड सवाल है, अगर घर पे कोई कहता है कि यार इसको नजर लग गई है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, नमक घुमा लेते हैं या फिर नींबू का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चीजें वर्क करती है, और अगर ये वर्क करती है तो इसके जैसी और क्या चीजें टेक्निक से जो हम अपना सकते हैं नजर उतारने के लिए या एनर्जी क्लीन करने के लिए, एनहांस करने के लिए। Okay. विशा जी, जैसे आपने बताया नींबू एंड सोल्ट, तो नींबू एंड सोल्ट की खुद की प्रॉपर्टी है क्लीनिंग प्रॉपर्टी। तो पहले के जमाने में, बहुत सालों पहले भी, ये बहुत सालों से ये चलता आ रहा है कि हमारे दादा परदादा इसमें बिलीव जी। करते थे, और वो आज भी ट्रू है। कुछ भी चीज को क्लीन करना है, क्लीन तभी करेंगे जब वो बैड है। ठीक है। तो क्लीन करने के लिए नींबू एंड सोल्ट यूज करते हैं। आज की तारीख में भी यदि आप सोल्ट के पानी से बात करोगे तो यू विल बी एबल टू क्लींस योर सेल्फ बेटर, एंड सेम इट वर्क्स विद द एनर्जी ऑल्सो। इट विल हेल्प यू टू क्लीन द डिसीज एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। Okay. तो जैसे हमारा ये टॉपिक निकला नजर लगने का, तो नजर अगर हम इस चीज पे बात करें, ये कैसे लगती है? अगर बुरी नजर लगती है तो क्या ऐसा भी होता है कि अच्छी नजर भी लगती हो, किसी की ब्लेसिंग्स आए? क्या ऐसा भी होता है? जरूर होता है। तो नजर लगना वो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम आज की तारीख में यूज करते हैं। नजर लगना मीन्स क्या, कि किसी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी ने किसी के ऊपर इम्पैक्ट किया। जी। ठीक है। जिनकी एनर्जी लेवल लो है और जिनका एनर्जी लेवल स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग वाले ने लो पे इम्पैक्ट किया। ठीक है। कुछ कम्युनिकेट किया, कुछ प्रभाव किया, और वो प्रभाव जिनका लो एनर्जी होता है उनको आ जाता है। ठीक है। तो एनर्जी का दूसरा एक प्रिंसिपल है कि वो हायर टू लोअर फ्लो करते हैं। जिनका स्ट्रांग एंड हायर है वो दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि इनकी नजर लग गई। तो नजर बैड भी होती है, बैड इंटेंशन से करते हैं तो उसको नजर बोलते हैं, नजर लग गई। एट द सेम टाइम यही चीज को हीलिंग एस्पेक्ट से देखे तो हीलर भी उनको यही करता है, पर अच्छे इंटेंशन से करता है, ब्लेसिंग से करता है, तो वो हीलिंग बन गया है।
तो both are two sides of the one coin. जैसे इस चीज से एक और सवाल आ रहा है मेरे पास, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स अपनी तरफ रखता है, उसकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस तो लोअर होती है, फिर भी वो कैसे एक नॉर्मल इंसान के पास ट्रांसफर हो जाती है? वो वही पर्सन को ट्रांसफर होती है जिनका खुद का एनर्जी लेवल लो है। यदि सामने वाले पर्सन का एनर्जी लेवल हाई होगा तो उनको इम्पेक्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हो कि कहीं आप कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में 10 लोगों मिले हुए हैं, तो एक पर्सन की नेगेटिविटी वही पर्सन को ज्यादा इम्पेक्ट करेगी जिनका खुद का एनर्जी लेवल लो है, जिनका खुद का एनर्जी लेवल ज्यादा है, उनको ही इम्पेक्ट करेगा, सबको इम्पेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट, आई नोटिस दैट थिंग। तो एट लास्ट, लाइक आई वुड लाइक टू नो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लेसन या ऐसे स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। हर पर्सन को स्पिरिचुअल इंक्लाइन होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में बात की कि स्पिरिचुअलिटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लो, फिर वो योगाभ्यास हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, आसन हो, हीलिंग हो, सेल्फ हीलिंग हो, ठीक है। हीलिंग की बात करें तो रेकी, प्राणिक हीलिंग, साउंड हीलिंग आर द वेरियस मोडालिटी बाय विच यू कैन हील योरसेल्फ। तो कोई भी एक मोडालिटी में आप सीख के अपने आप को खुद हील करने का प्रैक्टिस कर लो, रेगुलर मेडिटेशन कर लो, कोई ना कोई प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इवन मंत्रा चैंटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हीलिंग, ठीक है। वो आज के साइंस ने प्रूव किया हुआ है कि जब आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हो तो यू बिकम अ प्योर एंड यू गेट एनर्जाइज्ड। तो चैंटिंग भी आप कर सकते हो, और कुछ ना कुछ कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके लाइफ में रखिए, दैट हेल्प्स यू टू ग्रो, दैट हेल्प्स यू टू ट्रांसफॉर्म टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आजकल सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी ट्रांसफॉर्म। So राइट। whatever level of transformation you want to bring in your life, be into the spiritual practice. Adopt, inculcate any of the spiritual practice in your life that helps you to transform. And the reverse is also true. Without spiritual practice, the transformation is far, far away from you. So including spirituality is a must. Absolutely. So Why not? I We are with the abundant energy, abundant source, abundant potential. Why we are not living with it? Why we are not adopting it? That's a question for the common person. I hope, जी please continue. हाँ, योग में भी वही है। योग का डेफिनेशन भी वही है। योग मीन्स जुड़ना। हम्म। किसके लिए जुड़ना? अवर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ जुड़ना, दैट इज अ योग। ठीक है। तो यदि हम बिखर गए हैं इसलिए हमें योग की जरूरत पड़ती है। यदि हम जुड़े रहते तो हमें योग की जरूरत नहीं पड़ती। पर तो आज योग मीन्स रीयूनाइट, रीयूनियन विथ अवर सेल्फ एंड विद द हायर सेल्फ। दैट्स योग। योग भी हमें वही कहता है। This is a very new definition of yoga that I've heard, and I think ये true है, क्योंकि जब मैंने योगा प्रैक्टिस शुरू किया था तो मैं मेरी लाइफ में बहुत डाउनवर्ड्स जा रही थी, एक बहुत नेगेटिव पॉइंट था मेरी लाइफ में, बट योग स्टार्ट करने के बाद मैं उसे ओवरकम कर पाई थी। तो ये एक चीज मुझे बहुत अपने आप से पर्सनली रिलेट हो पाई है। एंड इनफैक्ट जो पूरी पॉडकास्ट थी, वो भी मैं, मेरे इतने डाउट्स क्लियर हुए, और जो भी लोग हमें देख रहे होंगे, आई होप उनके जो क्वेश्चंस हमने आंसर किए, एंड इतने जो दूसरे क्वेश्चंस भी थे जिनके आपने इतने बेहतरीन जवाब दिए, इतने इजी टू अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी could understand and they would also take some learning. So, Dr. Mehul, it was a wonderful opportunity to connect with you and getting answers to so many common yet important questions regarding the spiritual energy and healing.
everybody here is extremely delighted, especially me, that even with such a busy schedule, with classes, with sessions and traveling that you do, you could make time for it. And So hopefully, much, Trisha. Yeah, go ahead. so hopefully we'll also do another podcast like this soon. इस podcast में इतने नई terms पता चली है, इतने type of feeling पता चली है. I would love कि हम हर एक topic पे एक specific podcast shoot करें. Sure. Trisha ji, I am also too grateful to you for inviting me in your podcast series. Thank you so much. Thank you. Okay. Bye. Take